चाहे स्टोरीज कुछ भी हो, ट्रम्प कुछ भी बोले। India, very, very tough. Very, very tough. Right? They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And मार्केट्स को जो करना है वो करना है। ट्रम्प ने इस साल इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इंडिया का मार्केट कोई नहीं गिरा इतना। हाँ, स्टेबल है। स्टेबल रहा है, रिटर्न ठीक है, एक साल में कुछ नहीं बना बट गिरा भी नहीं। एंड फाइनली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, आपकी पैसे 30, 40, 50, 100 कंपनीज में जा रहे हैं। अगर वो अंडरलाइंग कंपनी स्ट्रांग है, इस साल का वो फिगर 41.2 का है। अच्छा, तो वो चल रहा है, ये अगले अप्रैल तक चलता रहेगा। कम्स टू गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए शायद आप ये सवाल मुझसे एक साल पहले भी बोलते तो मैं बोलता एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खरीदूंगा, एंड आई वुड हैव बीन ब्रूटली रॉन्ग। एक साल में गोल्ड ने जो भागा और सिल्वर ने जो भागा है, तो शॉर्ट में टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं एक साल पहले भी नहीं खरीदता और आज तो बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। हो सकता है मैं आज बोल रहा हूँ और फिर यहाँ से 50% भाग जाए, तो ठीक है, मतलब वो टाइमिंग कोई कर नहीं सकता है। मेरा हमेशा से एक रूल रहा है फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग रूल नंबर 1, बाई लो सेल हाई, जो वॉरेन बफेट कहते हैं। राइट। जो चीज़ सस्ती है वो खरीदो। ज्वेलरी का मेरा हमेशा एक ही रहा है, ज्वेलरी पहननी है तो खरीदो, डोंट बाय एज एन इन्वेस्टमेंट। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ ग्रोथकास्ट पॉडकास्ट। और आज मेरे संग गजेंद्र सर हैं, इनके साथ हम बैठेंगे, समझेंगे कि 2026 में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी चाहिए। सर के पास मैसिव नॉलेज है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग श्योर कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग टॉप नॉच हो। एपिसोड को एंड तक देखिएगा एंड डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच कंटेंट। सो आई थिंक द गेस्ट विद मी टुडे नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आई हैव विद मी गजेंद्र सर एंड थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए। आई नो आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बट यू केयर अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल देयर फाइनेंशियल वेलनेस, इसलिए आपने टाइम निकाला। इट मीन्स अ लॉट। प्लेजर इज माइन शशांक, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ग्रेट सर आई थिंक टाइम शॉर्ट है बट मैं एकदम पॉइंटेड क्वेश्चंस रखता हूँ Yes. सो दैट ऑडियंस आल्सो गेट्स ग्रेट इनसाइट। सर सबसे पहली चीज, 2026 आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं, हर कंट्री अपने में ही कंजर्वेटिव होती जा रही है। तो अगर मैं अब इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना चाहूँ, सो हाउ आई शुड बी लुकिंग एट द मार्केट्स एंड हाउ आई शुड गो अबाउट माय फाइनेंशियल प्लानिंग स्पेशली 2026 ऑनवर्ड। करेक्ट। तो शशांक, जनरली मैं शॉर्ट टर्म इतना देखता नहीं हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी जो जर्नी है लॉन्ग टर्म होती है। हाँ 10, 15, 20, 25, 30 साल की जर्नी होती है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं और कई बार हम कितना भी प्रेडिक्ट कर लें, हम्म तो वो चाहे हमने जो प्रेडिक्ट किया वो हो भी जाए, लेकिन मार्केट के रिएक्शंस मतलब अलग रहेंगे। यानी हाँ अगर मैं आपको कहता कि 2020 में कोविड आने वाला है, हम्म मार्केट सब बंद हो जाएंगे, हम 6-6 महीना तक घर से काम करेंगे, दुनिया शट डाउन हो जाएगी, फ्लाइट 3 महीने चलेगी नहीं, तो आप क्या करते? आप पूरा पूरा लिक्विडेट करके बैठ जाते, हाँ हाँ बिल्कुल। राइट? और 6 महीने बाद, कोविड के 6 महीने बाद मार्केट वाज ऑल टाइम हाई, हम्म तो तब हम एंटर भी नहीं कर पाते क्योंकि उस वक्त भी लॉकडाउन चल रहा था। तो व्हाट आई रियलाइज कि चाहे स्टोरीज कुछ भी हो, ट्रम्प कुछ भी बोले, मार्केट्स को जो करना है वो करना है। ट्रम्प ने इस साल इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इंडिया का मार्केट कोई नहीं गिरा इतना। हाँ स्टेबल है। स्टेबल रहा है, हम्म। रिटर्न ठीक है, एक साल में कुछ नहीं बना बट गिरा भी नहीं। हम्म जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स लगाए उस हिसाब से मार्केट 20-25%, 30% तक टूट सकते थे। हाँ राइट। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट्स भी बहुत रेजिलिएंट हो गए, मार्केट समझते हैं कि क्या चीज़ रियली इम्पैक्ट करता है और मार्केट्स भी रिस्क कैलकुलेट कर लेता है। सी मार्केट्स को क्या चीज़ पसंद नहीं है, वो है अनसर्टेनिटी। कोई ऐसे इवेंट जो किसी ने सोचा नहीं और वो हो जाता है, ब्लैक स्वॉन टाइप। ब्लैक स्वॉन टाइप, तो फिर मार्केट्स भी अनसर्टेन रहता है और उसको भी पता नहीं कि क्या करना है। राइट। बट ट्रम्प है तो मालूम है कि अगर 4 साल अब ट्रम्प हैं तो ये रोज की बात है, कुछ ना कुछ बॉम्ब गिरेगा ही। हम्म तो पता है हम एडजस्ट कर लेंगे, और ये भी पता है कि वो आज बॉम्ब गिरा दे तो वापस कल उठा भी लेगा। हाँ हाँ वो रिट्रैक्ट कर लेता है अगले दिन वापस। तो फिर कोई बात की वैल्यू नहीं है हम्म। या कोई सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं है। राइट सर। तो एंड फाइनली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, आपकी पैसे 30, 40, 50, 100 कंपनीज में जा रहे हैं। राइट सर। अगर वो अंडरलाइंग कंपनी स्ट्रांग है, Right. अगर आप उनकी गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनके सामान खरीद रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो फिर वो ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? तो सो टुडे वी आर इन 2025, एंड ऑफ 2025, मार्केट्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मार्केट्स आर नॉट वेरी चीप। तो अब जो यहाँ से ग्रोथ दिख रही है वो ये कि अगर कंपनीज ने 10, 12, 15% अर्निंग्स बना ली तो उतना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, बिकॉज मार्केट्स आर एट फेयर वैल्यू जोन टुडे, तो आपका एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स ग्रोथ का होना चाहिए। अगर 10-12% कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रोथ है तो मेरा भी पोर्टफोलियो ग्रोथ इतना रहेगा। राइट सर। अब उसमें आप ज़्यादा कैसे कर सकते हो? हर साल मार्केट आपको 15-20% का अपॉर्चुनिटी देता है। नीचे इस साल अप्रैल 5-6 तारीख को मार्केट्स 20% ऑलमोस्ट डाउन थे। निफ्टी 500 18%, राइट सर। निफ्टी 50 15% डाउन थे। तो उस वक्त अगर आपने टॉपअप कर लिया है ना 10-20% का, तो वहाँ से आपको 2-3% एक्स्ट्रा मिल जाता है। राइट सर। तभी आप अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि अ, अभी से लेके अगले 6 महीने 12 महीने में वापस 10-15% वाली अपॉर्चुनिटी आएगी फॉर सम अनदर रीजन जो हमें आज पता भी नहीं, हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। बट जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी आती है, 15-20% टूटता है मार्केट, उस वक्त आपको टॉपअप करना चाहिए। बाकी आप अपनी SIP चलते रहो, दिस इज नॉट द टाइम टू पुट लमसम। राइट। कीप योर SIPs या STPs ऑन रखो, और
जब वो अपॉर्चुनिटी आती है स्टेप अप कर दो अपना इन्वेस्टमेंट. दैट्स हाउ यू विल मेक अबव एवरेज रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म. गॉट इट सर। सर आपकी एसआईपी के बारे में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, अभी आप कितने की एसआईपी कर रहे हैं एंड उसका क्या अमाउंट है एंड व्हाट हैज बीन योर स्ट्रेटजी? 2025 में क्या थी हाँ, और 2026 में कुछ चेंज करने का देख रहे हैं क्या? बिल्कुल. तो शशांक, हर साल मैं एसआईपी बढ़ाता हूँ. अप्रैल महीने में जनरली बढ़ाता हूँ. तो इस साल का वो फिगर 41.2 का है. अच्छा, हाँ नाइस। जी. तो वो चल रहा है, ये अगले अप्रैल तक चलता रहेगा. जनरली साल के बीच में मैं एसआईपीज़ में चेंज नहीं करता हूँ. उस वक़्त जो मुझे सेक्टर्स या मार्केट कैप्स अच्छा लगता है, तो मैं उसमें एग्रेसिव करता हूँ. जैसे इस साल के स्टार्टिंग में मैंने चाइना में बहुत एग्रेसिवली एसआईपी बढ़ाई थी, अच्छा, अप्रैल में. 41.2 लाख की एसआईपी। हाँ, टोटल है उसमें चाइना एक्सपोज़र हाँ, मतलब वो वेरी एलोकेशन होता रहता वेरी गुड अमाउंट दिस ईयर. है। और मुझे लगता है ये 2-3 साल तक प्ले करना है, जब तक चाइना बबल टेरिटरी में नहीं आ जाए, तब तक वो एसआईपी कंटिन्यू करना है. फिर वहाँ से सारा विथड्रॉ करके उस वक़्त देखेंगे क्या मार्केट है. हुँ, तो अप्रैल 25 में कॉल लेंगे कि कौन-सा सेक्टर क्या चीप है, हुँ। कौन सी कंट्री चीप है, तो वहाँ एक्सपोज़र ज़्यादा बढ़ाएँगे, ठीक है सर। राइट? अदरवाइज़ तो मल्टी कैप में आप एसआईपी करते रहो, हुँ, उसमें स्मॉल, मिड, लार्ज सब आ जाते हैं, तो डाइवर्सिफ़ाइड हो जाता है. लमसम बीच में जब-जब कोई मार्केट गिरता है, जैसे चाइना में मैंने एसआईपी भी बढ़ाई, चाइना में मैंने लमसम भी डाला था उस वक़्त, अच्छा। अप्रैल में. और अगेन मैंने डाला, उसके बाद में 20-25% ग्रोथ आ गई वहाँ पे. हुँ, तो वहाँ पे वो फ़ायदा हो गया. तो लमसम साल में कॉल मिलते रहेंगे. अभी जैसे हम वॉच लिस्ट में है आपका ही सेक्टर, आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर हाँ सर। वॉच लिस्ट में इंडिया का काफ़ी 25% डाउन है ऑल टाइम हाई से. और आईटी हमेशा डिफेंसिव माना जाता है सेक्टर, हुँ, है ना? इट्स नॉट सिक्लिकल लाइक रियल एस्टेट वगैरह. राइट सर। तो अगर डिफेंसिव सेक्टर 25% टूटा हुआ है, यानी काफ़ी जूस लग रहा है, राइट? कंपनीज़ इतनी भी खराब नहीं है कि हमेशा रहेगा. तो अभी नेगेटिव सेंटिमेंट है. तो अगर मेरे कंफर्ट ज़ोन में आ जाता है, मेरा कंफर्ट ज़ोन पर्सनल ज़ोन है 30%, अगर टूट गया, हुँ, तो आई थिंक यू शुड गो लंप सम इन दैट सेक्टर. अच्छा। So अभी somebody if they have a high risk profile this thing and want to add, they can start SIP in IT sector. हालांकि it's a very sectoral bet, it's a risky bet. हुँ, तो कम से कम आपका 3-4 साल का व्यू होना चाहिए. और ऐसा भी हो सकता है आपने पैसे डाले हैं और उसके बाद भी 15% गिर गया है. राइट सर। तो अगर एटलीस्ट फ़ायदा कि आप एसआईपी शुरू करते हैं, तो आपको हर महीने की बाइंग पॉइंट्स दिख जाते हैं, बाइंग प्राइसेस. आपके बाइंग प्राइसेस से 20% गिर गया, 15%, तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं. हाँ, नॉर्मलाइज़ करने को उसको। एसआईपी में लमसम टॉप अप कीजिए, तो आपको फ़ायदा हो रहा है. राइट सर। So this is the strategy you should do. Have a patience for 3 to 4 years. Most likely you'll get better returns in the overall market. राइट, क्योंकि आपने वैसे सेक्टर में पैसा डाला जो अनपॉपुलर है राइट नाउ, राइट। अंडर वैल्यूड है. तो टाइम आएगा तो वापस सेक्टर जब ठीक करेगा तो आप पैसे बना लोगे. सर आपने बहुत सही बात की सेक्टर की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की 2020 2021 से की, तो सबकी आदत है साल में यार 18-20% रिटर्न तो बनना ही चाहिए। तो अब इन रियलिटी चेक क्या है, वो आप ऑडियंस को अगर बताना चाहेंगे? क्या ये नॉर्मल था, शुरू से ही 20% बनते थे, या कौन-सा नंबर है जिस पे आपको खुश होना चाहिए कि अगर इतना? पिछले 45 साल का मार्केट का हुँ, हिस्ट्री 1980 में सेंसेक्स आया था, 2025 से 45 साल में मार्केट ने लगभग 15% का एवरेज रिटर्न दिया है. हुँ, पिछले 5 साल में हमने 20% प्लस बनाए हैं, हुँ, राइट? राइट सर। तो यहाँ ऑब्वियसली मार्केट का एवरेज से ऊपर है. हुँ, और ये एवरेज को मेंटेन रखने के लिए नीचे आना पड़ेगा. तो अगर हमने 20% बनाया है, तो बहुत स्वाभाविक है कि नेक्स्ट 5 साल में शायद हम 10% भी बना सकें. हुँ, 8% ही हमारा रिटर्न रहे, बिकॉज़ वी स्टार्टेड ऑन अ हायर बेस. राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिलहाल हमारी एक्सपेक्टेशन 10-12% से ऊपर नहीं होनी चाहिए. हुँ, ऑन अ नॉर्मल कोर्स, राइट। जो मेरा लमसम पोर्टफोलियो का कॉर्पस आज बना हुआ है, उस पे आई शुडंट एक्सपेक्ट मोर देन 12% रिटर्न इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स. मैं कैसे एक्स्ट्रा पैसे बनाऊंगा इज व्हेन आई गेट दीज डिप्स, जो हुँ, 15% 20%, और मैं वहाँ कितना लमसम डाल रहा हूँ, राइट, उससे मेरा 2-3% का अल्फा बनता है. तो मेरा हिस्टोरिकल रिटर्न हैज बीन अराउंड 18% 15 राइट, साल का. राइट। आप देखो मार्केट्स ने 18% रिटर्न नहीं दिए हैं, वो मार्केट्स 15 पे ने है। 15 से कम ही दिए होंगे शायद. हुँ, बट जब जब मैंने कॉन्ट्रा बेट्स लेके एडिशनल डाले हैं, उससे जो अल्फा है उसके कारण मेरा एवरेज अच्छा दिख रहा है. राइट। बट उसको लेने के लिए आप में करेज चाहिए, सबसे पहली बात है. कॉन्ट्रा व्यू आपका होना चाहिए, पेशेंस चाहिए. हुँ। 3-3 4-4 साल लग सकते हैं आपका वो प्ले आउट होने में. और उस वक्त फाइनली पैसे भी होने चाहिए आपको हाँ, डालने के लिए. राइट, लमसम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ये है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये चारों चीज़ हैं, तो फिर आप थोड़ा एवरेज से बेटर रिटर्न बना सकते हैं. सर एक चीज़ जिसकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा भागी हैं वो गोल्ड है, करेक्ट. और गोल्ड अभी कहा जा रहा है कि जो है जिस तरह से ग्रो करता जा रहा है वो माइट नॉट बी सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन, और सिमिलरली सिल्वर भी कैच अप कर रहा है। पर अगर आप बात करेंगे, कई वुमेन प्रोफेशनल्स भी देखती हैं, तो सबका माइंडसेट रहता है गोल्ड एक्यूमुलेट करते जाओ, गोल्ड खरीदते जाओ। Correct. तो इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड एंड सिल्वर देखिए इन्वेस्टमेंट? शायद आप ये सवाल मुझसे 1 साल पहले भी बोलते तो मैं बोलता एक्सपेंसिव है, मैं हुँ, नहीं खरीदूंगा. एंड आई वुड हैव बीन ब्रूटली रॉन्ग. हुँ, 1 साल में गोल्ड ने जो भागा और जो सिल्वर ने भागा। जो भागा है, तो हम तो शॉर्ट में टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है. हुँ, बट
मैं 1 साल पहले भी नहीं खरीदता और आज तो बिल्कुल भी नहीं खरीदूँगा। हम्म हो सकता है मैं आज बोल रहा हूँ और फिर यहाँ से 50% भाग जाए, हम्म तो ठीक है, मतलब वो टाइमिंग कोई कर नहीं सकता है। मेरा हमेशा से एक रूल रहा है फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग रूल नंबर 1, बाय लो सेल हाई, जो वॉरेन बफेट कहते हैं, राइट राइट? जो चीज़ सस्ती है वो खरीदो। मुझे आईटी सस्ता लग रहा है तो मेरा खरीदो रुझान वहाँ है। हम्म गोल्ड महँगा लग रहा है तो अगर आज मेरे पास गोल्ड होता तो मैं बेच दिया होता अब तक। हम्म होता तो है ही नहीं, तो मैं तो बेचना चालू भी कर दिया होता, ये शायद अब तक निकल भी गया होता। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल एडिंग, बट सबकी अपनी-अपनी देखिए जर्नी होती है, रिस्क प्रोफाइल होते हैं। सर ये रीजन क्या है इसके प्राइसेस ऊपर जाने का? क्या गवर्नमेंट एक्यूमुलेट कर रही है? सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल ओके। बैंक्स वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक्स की होड़ लगी है। हम्म किसी को भी यूएस डॉलर में रिजर्व नहीं रखना है। हम्म जो भी ट्रम्प अमेरिका ने यूक्रेन में रशिया के साथ किया, हम्म उनके सारे फॉरेक्स रिजर्व्स को यू नो कब्जा कर लिया। हम्म तो फिर चाइना को भी लगा कि भाई जो कल हमारे साथ भी कर सकता है, हम्म इंडिया को लगा हमारे साथ भी कर सकता है, और ट्रम्प ने तो जो हम अलाई थे यूएस के, हम्म सडनली हम हम पे एकदम टैरिफ लगा टैरिफ दिया। लगा दिया एकदम। हम्म हमें डेड इकोनॉमी हम्म बता दिया। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो अब क्या है ना कि अब आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हम्म आपके कौन दोस्त है कौन दुश्मन है पता नहीं चलता है। हम्म तो इसीलिए इंडिया ने भी चाइना रशिया के साथ अब वापस बात करनी शुरू कर दी कि भाई हम हाँ कुछ करते हैं। तो इसीलिए अनसर्टिनिटी रीजन है, सेंट्रल बैंक्स रहा है, तो सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा। अब लोगों को लगता है फोमो वहाँ आ गया तो लोग खरीद रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर खरीद रहे हैं, हम्म राइट? और सिल्वर में तो खैर इंडस्ट्रियल यूज भी है, डिमांड भी है, ईवी हाँ इन सब जगह उसकी पे यूज हो रहा है। है, हम्म तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अब ये एक तरह का फोमो बन रहा है, और फोमो में क्या होता है, जहाँ जिस चीज़ का स्कैरसिटी प्रीमियम हो जाता है ना, हम्म तो लोग सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगा और ले लो। और ले लो, ले लो, ले लो। बट कहीं न कहीं जाके वो फँस जाते हैं। वो हम्म म्यूज़िकल चेयर वाला गेम है। हाँ कौन उसमें फँसता है वो देखने वाली बात है सर। हाँ ये बचेगा लास्ट में एक ही जो विनर होगा, हाँ, बाकी फंसेंगे। बाकी फँसेंगे ही हम्म फँसेंगे। रियल एस्टेट में भी ऐसा ही होता हम्म है ना? तो लास्ट में जो फँस जाता है वो फँस जाता है इन्वेंटरी के साथ में। हम्म तो आई एम नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग दिस गेम, जहाँ इतने लोग, अगर जब सारी दुनिया अगर उसमें जा रही है ना, हम्म दैट सर्टेनली कैन नॉट बी द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट जिसमें आप पैसा बना सकते हो। राइट पॉपुलर में नॉट बी प्रॉफिटेबल, राइट राइट राइट। सर्टेनली इट इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द स्टॉक मार्केट। स्पेशली लोग सर ज्वेलरी ज्यादा परचेज करते हैं वहां पे, तो मेकिंग चार्जेस और ये सब वो मिला तो के। फिर और ही अलग गेम है सर, वो हाँ तो उसमें तो और नुकसान वाला सौदा है। हाँ ज्वेलरी का मेरा हमेशा एक ही रहा है, ज्वेलरी पहननी है तो खरीदो, हाँ डोंट बाय एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इससे बेटर ऑप्शन है, आप गोल्ड ईटीएफ खरीद लो, अगर गोल्ड में ही डालना है। हाँ डिजिटल गोल्ड भी है। डिजिटल गोल्ड है, ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड्स है, उसमें ले लो आप। हम्म ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स, नॉट द वेरी मोस्ट एफिशिएंट वे, राइट? लोगों को लगता है नहीं फिजिकल है तो सेफ लगता है, बट आई थिंक वी हैव गॉन मच बियॉन्ड दैट। राइट सर। आपके होल्डिंग कॉस्ट होते हैं, रिस्क रहता है, हम्म सारे फैक्टर्स, जब आप बेचने जाओगे तो वापस मार्किंग चार्जेस वो सब दो। हम्म तो लाइफ को सिंप्लीफाई करो ना यार, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? सर सिंपलीफाई वाली चीज़ पे एक चीज़ आगे डबल डाउन करना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जिनको लगता है लाइफ हमारी सिंपल हो जाएगी अगर हमने अपना पहला घर ले लिया, क्योंकि पहला घर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नेक्स्ट ईयर कई लोग उस परचेस डिसीजन की तरफ भी सोच रहे होंगे। Right. तो हाउसिंग को लेके भी आपका क्या व्यू पॉइंट है? ये बबल बना हुआ है जो प्राइसेस इतनी इन्फ्लेटेड है मुंबई में, यहाँ हम गुड़गांव में बैठे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि 4 साल में भी ये भी बहुत इन्फ्लेटेड हो चुके हैं। हुँ, मोस्ट लाइकली लग्जरी हाउसेस और ज़्यादा हो चुके हैं, राइट? 3-4 सालों में। जो गुड़गांव में हम प्राइसेस देख रहे हैं, मुंबई वगैरह क्रेज़ी है। तो अगेन ये भी साइकिल है। 2010 में 11 में ये साइकिल देखी थी हमने रियल एस्टेट में। हुँ, और सो उस वक़्त देखिए 2007-8 में 1 डीएलएफ वाज़ इक्वल टू एंटायर फार्मा सेक्टर इन इंडिया, मार्केट कैप, हाँ, राइट सर। है ना? 2015 में 1 फार्मा कंपनी वाज़ इक्वल टू एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ इंडिया। हुँ, हुँ, राइट। साइकिल्स टर्न्ड, हुँ, राइट? तो ये आज भी होना है। तो सर्टेनली दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय, फॉर श्योर। रेंटिंग शुड बी रेंटिंग प्रेफर्ड। इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल बिकॉज़ आपका जो चैनल है मोस्टली सैलरीड क्लास है। हुँ, मैंने भी पहले 7 साल सैलरी जॉब की है। तो मैंने ये देखा है कि जब आप जॉब में रहते हो तो पहले 10-15 साल आपको नहीं खरीदना चाहिए। आई एम जनरली ऑफ द ओपिनियन, हुँ, बिकॉज़ यू डोंट नो वेयर योर करियर विल टेक यू। राइट हाँ, आज आप सिटी फिक्स नहीं है आज आप कहाँ। गुड़गाँव में हो, कल बैंगलोर में हो, मुंबई में हो, इंडिया के बाहर हो, पता नहीं है, राइट? प्लस हमारी विदिन सिटीज़ जॉब्स चेंज होती रहती हैं, हुँ, राइट? अब वो ज़माना तो है नहीं कि हम 20 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं। हुँ, हम हर 2-3 साल में चेंज करते हैं। तो जब ये सब भी नहीं है तो आपने घर ले लिया ना, तो आपने अपना फिक्स कर लिया। फिर आपको मूवमेंट करना है, कहीं भी करना है, वो इतना ईज़ी नहीं होता है। हुँ, फिर आप ट्रैफ़िक में टाइम स्पेंड करते हो, राइट? और आपकी कंपाउंडिंग भी खत्म हो जाती है क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा घर में डाल दिया, और बहुत सारे पैसों का जो आप वेल्थ बना सकते थे एसआईपी करके, वो आपने ईएमआई में दे दिया। राइट सर। तो आप
और फिर कल को जॉब लॉसेस होते हैं। हम्म। अभी हमने सुना टीसीएस ने काफ़ी हाँ 20,000 ले ऑफ्स किए। ले ऑफ्स किए हैं। तो जब ये तो सब जगह होगा फिर, तो फिर स्ट्रेस आ जाता है। हम्म। और आप सोचो, आप घर प्लानिंग करते हो कि 2 जनों की इनकम है, हम्म। तो हम सब ठीक हो जाएगा। बट कल को एक इनकम खत्म हो गई, हाँ तो फिर क्या तो करोगे फिर क्या करोगे? सारा स्ट्रेस एक पे आ जाता है। फिर राइट आप सर। छोटी-छोटी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो। तो हमें मतलब क्यों जाना? और मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे घर में मत रहो, आप अच्छे घर में, रेंटल घर में रहो। वहाँ अगर 50 की जगह 60,000 भी देने पड़े, 60 की जगह 70 भी देने पड़े, आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और ऑफ़िस के पास घर लो, राइट सर। बढ़िया घर लो, फर्निश्ड लो, ऐसे रहो कि आप जैसे खुद का घर है। हम्म। और लंबे टाइम के लिए रहो, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको विज़िबिलिटी दिख रही है 3 साल, तो 3 साल का आप ओनर के साथ कर लो। और अच्छे आप टेनेंट हो तो कोई ओनर निकालेगा नहीं। हम्म। ठीक है, साल का 5% 7% जो एस्केलेशन है, वो तो इन्फ्लेशन, इन लाइन विथ इन्फ्लेशन है। राइट सर। तो फिर पहले 15 साल, अगर आप 25 के हो तो पहले 15-20 साल आप एसेट्स बना लो। हम्म। आप में मैच्योरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, कहाँ रहना है, किस तरफ रहना है। तो फिर आप वहाँ पे घर, और जब आपके पास पॉकेट में पैसे हैं या इन्वेस्टमेंट्स में पैसे हैं, तो फिर आपको मतलब आपके लिए और चॉइसेस ईज़ी हो जाता है। आपको इतना सोचना नहीं पड़ता सोचना नहीं पड़ता राइट सर। कि कहाँ से आएँगे, और आपने उस वक़्त अच्छा खासा डाउन पेमेंट कर दिया, तो स्ट्रेस भी कम रहता है ईएमआई का, क्या रहता है। सो मैंने पिछले 20 साल में मैंने ये प्ले आउट किया, एंड इट हैज़ वर्कड वंडरफुली विथ मी। मैं मुंबई में 10 साल पहले तक अंधेरी ही रहता था, क्योंकि बजट उतना ही था, कैपेसिटी उतनी थी। 10 साल पहले मैं चर्च गेट आ गया क्योंकि इनकम बढ़ गई, एंड लाइफ हैज़ बीन अमेजिंग इन साउथ बॉम्बे। हम्म। तो और आज भी मुझे नहीं लगता है मुझे घर खरीदने की ज़रूरत है, बिकॉज़ रेंटल यील्ड्स आर वेरी। आपने बताया था कि मेरा घर बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे हाँ, है। 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। हम्म। तो मुझे काफ़ी लग्ज़रीज़ मिल जाते हैं। आई कैन स्पेंड ऑन टाइम ऑन हेल्थ, हम्म। वर्क में मैं 1 घंटा ऑफ़िस में ज़्यादा बिता लूँ तो रेंटल फ्री हो जाते हैं। हाँ राइट 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 राइट? सर। तो यू शुड स्पेंड टाइम ईदर ऑन लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, जिससे क्योंकि टाइम ही एक ऐसा वेरिएबल है जो सबके लिए कॉमन है, राइट। 24 घंटे ही है, तो उसको मैं कितना मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो वो करके मैं अगर अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे रेंटल देने में क्या दिक्कत है? हाँ टाइम इज द मैं बिगेस्ट वहाँ मनी। 15,000 20,000 का क्यों सोचूँ? राइट सर। राइट? तो दैट इज़ माय लॉजिक। सर एक चीज और जो पिक की थी लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स वापस से फैशन में आए थे। फिर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात शुरू हुई थी। करेक्ट, बहुत ज्यादा पुश आया था कि यार 8.5-9% मिल रहा है स्मॉल मीडियम फाइनेंस बैंक्स में, करेक्ट। तो आप एफडी में डालना शुरू करो। अब वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया। हुँ। तो एफडी अभी भी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए कि नहीं? देखिए, एफडी आपका वो पोर्शन है जो सेफ्टी वाला है, मैकेनिज़्म है। हम्म। तो सेफ्टी जहाँ आ जाती है ना, तो पूरा फ़ोकस सेफ्टी पे होना चाहिए। वहाँ पे रिटर्न्स फ़ोकस नहीं आना चाहिए, हम्म। राइट? अ, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इमरजेंसी फंड्स हैं, 3, 6, 12 महीने में जो पैसे चाहिए, जो गोल्स आने वाले हैं, वो पैसा आपका सेफ में होना चाहिए। चाहे वो आप एफडी करो, चाहे वो आप लिक्विड फंड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, वहाँ डालो। वहाँ अगर आप 1% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आप थोड़ा एग्रेसिव में जा रहे हो, मेरे को ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। हाँ, मैं वो 1% लालच के लिए कैपिटल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। ट्रिपल ए की जगह डबल ए, डबल बी में ट्रिपल बी में जा रहा हूँ, बॉन्ड्स में डाल लो। बॉन्ड्स में डाल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ एचडीएफसी बैंक में एफडी में 7% मिलते हैं, लेकिन कोई एक कोऑपरेटिव बैंक है जो 10% दे रही है, हम्म। राइट? और पैसे डाल भी तो 1 साल के लिए रहा हूँ ना, हाँ कोई 30 साल के लिए तो डाल नहीं रहा हूँ कि 3% का गैप बहुत बड़ा होता है 1 साल में। और वो भी तो छोटी रकम डाल रहा हूँ जो 1 साल के लिए डाल रहा हूँ। राइट सर। तो उसमें मैं क्या 10,000 20,000 एक्स्ट्रा बना लूँगा। हम्म। बट कल को अगर वो बैंक उड़ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो पूरा कंपनी गया। में गई, तो पूरा गया। हम्म। और ऐसा बहुत बार होता है, हाँ और कोई गारंटी कर नहीं सकता कोई नहीं कि कर सकता। तो व्हाई आर वी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश? हम्म। ये पैसा सेफ्टी के लिए था। आपको मालूम है कि उस दिन आपकी बेटी की शादी है या एजुकेशन फ़ीस देनी है 1 साल में, तो उसमें रिस्क ले नहीं सकते हो, हम्म। राइट? तो मैं 1% कम कमा लिया, लेकिन पीस ऑफ माइंड तो है कि जिस दिन चाहिए निकाल सकता हूँ। राइट। तो वहाँ 7 मिले तो 60 ठीक है, 7.5 मिले तो 7.5, बट जस्ट बिकॉज़ 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, समबडी लाइक मी विल नेवर गो फॉर दैट। नहीं। मुझे रिस्क लेना है तो मैं इक्विटीज़ में लूँगा। मैं लॉन्ग टर्म मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पे लूँगा। हम्म। वहाँ पे 12 की जगह मुझे 14 मिल रहा है, और मैं 2 साल वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, तो मैं हैंडल करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे 20 साल के लिए पैसा डाल रहा हूँ। राइट सर। 2 साल में अगर वो मैंने 5 लाख डाले और 5 लाख की वैल्यू 4 लाख हो गई, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हम्म। मेरे को तो निकालने थोड़ी ना है, हाँ। राइट? बट वही पैसे अगर मुझे 6 महीने बाद निकालने हैं, तो मैं आज इक्विटी में डालूँगा ही नहीं, हम्म। यू नो भले गोल्ड में कहीं नहीं डालूँगा मैं। जहाँ स्टेबिलिटी और देखिए सेफ्टी दिखे। जहाँ सेफ्टी दिखती है। राइट सर। तो ये क्लैरिटी होने से क्या होता है कि आपको फिर स्ट्रेस भी नहीं आता है। हम्म। नहीं, भले ही आपने 9.5 डाल दिया, लेकिन हर दिन आपको स्ट्रेस रहेगा कि कल को उड़ गई, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या? तो फिर वो स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न कोई मतलब नहीं है, हाँ 9.5 10 भी है तो। राइट राइट सर। सर आप बहुत से
एचएनआईज के साथ भी डील करते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज के साथ भी डील करते हैं। ऑडियंस जो ये देख रही है, अगर मिलेनियम माइंडसेट हम कहें तो वो क्या माइंडसेट होता है? अगर आप ऑडियंस को थोड़ा टिप्स देना चाहो कि अगर इस टाइप का माइंडसेट जो रहता है उनका वो कैसे रहता है जो हम डेवलप कर सकते हैं? सी मिलियनर माइंडसेट बहुत अलग होता है। वो ये माइंडसेट होता है कि मेरे पैसे कैसे काम करें, अच्छा। राइट? मैं तो ठीक है मेहनत कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली माई मनी शुड वर्क हार्डर देन मी, राइट? मैं हफ्ते में चाहे 4 दिन 5 दिन काम करूँ, मनी शुड वर्क 24/7, राइट? मिलियनर माइंडसेट ये भी रहता है कि मेरी इनकम 2-3 जगह से आनी चाहिए, नॉट रिलाइंग ऑन वन इनकम। चाहे वो पैसिव इनकम बोल दें हम, राइट? तो इसलिए वो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से डिविडेंड आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ताकि एक जगह से नहीं आए, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। मिलियनर माइंडसेट इज ऑल्सो दैट दे डोंट बिलीव इन कि शो ऑफ करके मुझे करना है, राइट? क्योंकि आप दुनिया को खुश करने के चक्कर में आप गरीबी नहीं बन सकते हो, मतलब आप हाँ, हाँ। खाली खर्चे करते गए जस्ट बिकॉज पीपल लाइक इट, दूसरों का ईगो दूसरों सेटिस्फाई का करने। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो जितना मैं कमा रहा हूँ उससे नीचे मेरा खर्चा होना चाहिए, राइट? और मैं जितनी सेविंग्स कर सकता हूँ उसको सेविंग करनी चाहिए। जो मिलियनर माइंडसेट होता है वो कंपाउंडिंग को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि 15-20 साल देने पड़ेंगे कोई भी चीज़ को सोना बनने में, राइट? तो वो टाइम देते हैं, पेशेंस रहते हैं, और ये चीज़ मैंने भी की है। इन 15 years आई नाउ कम टू रिच कि वेयर आई कैन बाय एनीथिंग दैट आई वांट, राइट। आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट। तो फॉर मी दैट मिलियनर माइंडसेट इज हैविंग फ्रीडम, हैविंग चॉइसेस, है ना? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या बोलते हैं। मेरे पास घर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोलें। मैं आराम से उबर में आता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, कहीं भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि लोग क्या सोच रहे हैं। नॉट बिकॉज़ आई एम बिकमिंग कंजूस। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ दैट्स अ स्मार्ट चॉइस, दैट्स अ स्मार्ट डिसीजन। मेरे घर से अगर ट्रेन में फास्टेस्ट वे में मैं पहुँच सकता हूँ आराम से, अगर मैं आज मुंबई में रहता हूँ, लोकल ट्रेन में मैं धक्के खा के जाता, तो मैं एग्री नहीं करता कि आपको धक्के खा के जाना चाहिए। अगर वो 1 घंटा खड़े होके भीड़ में फँस के जा रहा हूँ, देन आई एग्री कि मे बी कार इज़ अ बेटर ऑप्शन और अदर व्हीकल और अदर मोड ऑफ चॉइस इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट मैं बहुत आराम से ट्रैवल कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज़ मैं रिवर्स ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे तो वो सबसे कन्वीनिएंट है, राइट? मेट्रो है तो मेट्रो सबसे कन्वीनिएंट है। जहाँ कन्वीनिएंट नहीं है, तो फिर मैं दूसरा ऑप्शन देखूँगा। बट जस्ट बिकॉज़ मेरे पास गाड़ी नहीं और लोग क्या बोलेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? बिकॉज़ लोगों को खुश करने के चक्कर में मैं अपनी लाइफ़ का कबाड़ा नहीं कर सकता। नहीं सर, ये बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ जितने भी आईफ़ोन परचेज़ेज़ हो रहे हैं, हाँ, मैक्सिमम 7-10 में से 7 लोग जो है ऐसे होते हैं जो उसको लोन पे लेके या लेके लेके करते हैं। तो उसके बाद फिर होता है क्या है कि आप एक ट्रैप में फँसते जाते हो, एक क्रेडिट कार्ड बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे यस, यस। करते पूरा डेट का ट्रैप आप तो बनाते। मैं भी आईफ़ोन हर 1 साल 2 साल में चेंज करता हूँ। मेरा एक ही कंडीशन, मुझे दिखाने के लिए नहीं हुआ है। मैं इसलिए जब मेरा अगर फ़ोन स्लो हो गया ना, दैट आई कांट टॉलरेट। हाँ, वो स्लो हो जाता है, वो व्हाटएवर रीज़न्स हैं। एफिशिएंसी प्ले आप पे। एफिशिएंसी प्ले मेरे को, मतलब मेरे लिए टाइम बहुत कीमती है। मुझे अगर आपको कुछ दिखाना है तो मुझे 1 सेकंड में दिखाना है। मेरे टाइम आई कांट वेट कि 1 मिनट तक वो लोड हो रहा है या व्हाटएवर। तो इसलिए अगर कुछ नया आता है तो चेंज करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ बियॉन्ड अ पॉइंट मनी इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि आप 1 लाख का खरीद रहे हो, नहीं। राइट, आपने इतनी वेल्थ बना ली कि आप ले सकते हो। राइट सर। बट मैं इसलिए लेता हूँ नॉट बिकॉज़ कि मुझे दूसरों को दिखाना, बट बिकॉज़ मेरे मेरे लिए फास्टेस्ट होना चाहिए। इससे अच्छा मैं अगर अच्छी फ़ोटो खींच पाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, अच्छी मेमोरीज़ बना पाता हूँ, तो वो मेरे लिए मायने रखती है। नहीं सर। बट नेवर फॉर शो ऑफ पर्पस। एंड आई रियलाइज कि जितने जो मिलियनर माइंडसेट लोग होते हैं, जितना अमीर बनते हैं ना, उतना उनको लगता है कि इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ नाउ, राइट, you know they have become rich or whatever because of their mindset, and people are now coming to them because of who you are राइट, and not what you wear or what you show off। राइट सर। क्योंकि वो शो ऑफ पता चल जाएगा, देखो वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला है। आज नारायण मूर्ति को दिखाने की जरूरत नहीं कि उनके पास क्या वेल्थ है, नंदन नीले निकले जी को दिखाने की जरूरत नहीं है। राइट सर। एंड दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वैसे है। तो बियॉन्ड अ पॉइंट मनी इज नॉट एक पॉइंट तक बहुत लोगों को सिग्नलिंग फैक्टर लगता है कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ वेयर आई लिव, बट आप जब उस लेवल से निकल जाते हो ना, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, ये बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि यार जो मैं खरीद रहा हूँ वो कितनी एफिशिएंसी मेरी लाइफ में ला रही है। अगर एफिशिएंसी सेम है तो फिर उसका वैल्यू ऐड क्या हुआ? कोई वैल्यू क्या ऐड है, है हाँ, नहीं। मैं जब था ना 5-10 साल पहले, मैं भी सोचता था कि यार अपने भी अरमानी का शर्ट, ये सब हुँ, ये अच्छा लगेगा। बट जितने आप उस ज़ोन में चले जाते हो, फिर आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, पॉडकास्ट करना है, पहले सोचता अरे ये अच्छे बैंड के, और बहुत लोग देखेंगे। बट बाद में लगता नहीं, पॉडकास्ट में लोग आपको सुनने आ रहे हैं, कंटेंट मैटर आपको करता कंटेंट देखने आ रहे हैं। आप क्या पहने हो, क्या घड़ी पहने हो, क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
आप कितना सही बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, उनको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, वैल्यूएशन हो रहा है, वो मैटर करता है। राइट, राइट, तो फिर देन फोकस ऑन द कंटेंट, राइट। यू नो, दैट इज़ व्हाट यू हैव लर्न्ड। सर मैं थोड़ा-सा फिर से स्टॉक मार्केट की हाँ तरफ जी, जाता हूँ। आई थिंक लास्ट सेगमेंट में बहुत थोड़ा ही टाइम बचा है। करेक्ट, पहले कई लोगों की स्ट्रैटेजी होती थी कि ब्लू चिप स्टॉक पकड़ लो, चलो हमारी टीसीएस हो गई, रिलायंस हो गई, ऐसे 4-5 ले लो, करेक्ट। तो एसआईपी की क्या ज़रूरत है, इन्हीं 5 में थोड़ा-थोड़ा डालते चलो। अब ये भी साइक्लिकल हो गई, जैसे आपने बोला कि अब एआई का प्रेशर आ रहा है, टीसीएस के ऊपर भी आ रहा है, आईटी कंपनीज़ में भी आ रहा है, रिलायंस कभी ऊपर है, कभी नीचे। तो ये स्ट्रैटेजी आगे भी काम करेगी या अभी आँख बंद करके 2-3 साल चुपचाप एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स पे ही फोकस करो, ये वाली स्ट्रैटेजी ब्लू चिप वाली नहीं देखिए, चलेगी? ये ब्लू चिप वाली स्ट्रैटेजी कभी नहीं चलती है या कभी चल भी नहीं सकती है, हुँ, क्योंकि जो ब्लू चिप आज है वो कल नहीं रहेगी। राइट सर। हुँ, हुँ, और आपको पता नहीं है कब साइकिल टर्न होगी, राइट सर। राइट? तो जो आज से 40-50 साल पहले ब्लू चिप्स थे, वो अब नहीं है। हुँ, आईबीएम वाज़ द ब्लू चिप ऑफ देयर टाइम। राइट। आईबीएम को कोई पूछता भी नहीं है। आज एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट है, 5 साल बाद वो भी शायद रेलेवेंस नहीं रहेंगे। हाँ। गूगल रेलेवेंस नहीं रहेगा, राइट? सडनली चैट जीपीटी आया तो लोग गूगल को भूल गए हैं, हुँ, राइट? तो ये ब्लू चिप्स कभी परमानेंटली हो ही नहीं सकती, और जितना टेक फील्ड में आप जाओगे ना, उतना मोर्टेलिटी रेट हाई होगा। देयर विल ऑलवेज बी न्यू विनर्स, हुँ, राइट। राइट? वो इनकम्बेंट कभी भी लंबा नहीं चल सकते हैं। हुँ, तो ये तो आपके पास वो रिसर्च और टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आप टाइम करके रिसर्च करके पोर्टफोलियो से इन आउट कर रहे हो। हुँ, बट एक सैलरीड इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता हाँ सर। है ना? तो उनके लिए बेस्ट है कि मैं खुद सीएफए हूँ, बट मैं कर सकता हूँ। मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, मैं कर सकता हूँ, बट टाइम नहीं है, हुँ, इंटरेस्ट भी नहीं है, राइट? तो नहीं है तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊँ? जो फंड मैनेजर है जिसका पास रात-दिन है हुँ, काम है। अभी जैसे हमने आईटी सेक्टर में सोचा कि है, तो हमने आईटी सेक्टर एनालिस्ट से बात की जो म्यूचुअल फंड में आईटी सेक्टर पे रिसर्च करते हैं, जिन्होंने 15 साल खाली आईटी सेक्टर को ट्रैक किया है। हुँ, उनसे हमने व्यू लिया कि आपका क्या व्यू लगता है, तो हुँ, उनका जब व्यू से हमें वैलिडेशन मिला तभी हम सोचे कि हाँ, अब हमें धीरे-धीरे बिल्डअप करना चाहिए। बिल्डअप करना चाहिए। तो वो जो नॉलेज दे सकते हैं मेरे पास तो उसकी 1/10th भी नहीं है, 1/100th भी नहीं है, राइट सर। क्योंकि वो तो टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल सबका नंबर इन एंड आउट जानते हैं। हुँ, तो यू हैव टू रिलाई ऑन द एक्सपर्ट, हुँ, राइट? और मैं सोचूँगा कि मैं उससे 1% बचा लूँगा, उस 1% के चक्कर में आप 10-15% का अपसाइड को कर रहे हैं, अपने ईगो के लिए या अपने 1% कॉस्ट के लिए। हुँ, तो अगर कोई दुनिया में अच्छा काम कर सकता है, तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊँ? राइट। कि ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बट सब एआई खरीद रही है, बना नहीं रही हुँ, है ना? राइट सर। माइक्रोसॉफ्ट भी तो सोच मैं क्यों एआई ओपन एआई है ना? ओपन है, हाँ। ओपन एआई को मैं क्यों क्यों इतना पैसे देके खरीदे हैं? हुँ, माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या टीम नहीं थी, वो बना नहीं सकती थी? बट हुँ, समहाउ दे लॉस्ट, दे नो कि दीज़ आर द बेटर पीपल, तो मैं खुद से बनाऊँ इससे अच्छा मैं खरीद लूँ कॉम्पिटेंसी, राइट, राइट। राइट? मेटा ने व्हाट्सएप को खरीदा था, हुँ, वो भी बना सकता था लेकिन नहीं बना पाए ना, हुँ, तो व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो सेम जब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जिनके पास लाखों करोड़ों इंजीनियर्स हैं, सब आईआईटी, आईआईएम, हार्वर्ड वाले हैं, वो अगर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आने वाला है, तो इसीलिए कहीं से कोई स्टार्टअप निकल के आता है वो बड़ा, तो उसको खरीद लेते हैं, हुँ, राइट? तो मेरे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है तो मैंने खरीद ली कॉम्पिटेंसी। हुँ, तो अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में पैसे मैनेज करने की कॉम्पिटेंसी नहीं नहीं है, है, तो आप खरीद लो ना, खरीद किसी लो। को आउटसोर्स कर राइट। दो, वो आपको करके देगा। हुँ, आप ये क्यों सोचते हो कि मैं ही खुद कर लूँगा? हुँ, या तो आप जॉब पे फ़ोकस कर पाओगे, या यहाँ करोगे, दोनों जगह तो नहीं हो पाएगा। और राइट। 4-5 साल में एक बड़ी गलती आपने कर ली ना, तो हुँ, पूरा 5 साल का रिटर्न बराबर कर दिया। बराबर हो जाता है सर। आपने कॉस्ट जो बचाए थे ना, वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आप पे करके जाओगे। राइट, राइट, राइट। सर अब ये भी देख रहे हैं कि अभी सेबी और ये जितनी भी इनकी गाइडलाइंस जो है आपकी गाइडलाइंस बेसिकली एफएनओ ट्रेडिंग इन सबकी तरफ स्ट्रिक्ट होती जा रही है। करेक्ट। बट म्यूचुअल फंड एज़ अ प्रोडक्ट है कि वो अभी सेन है, उसमें क्लैरिटी है। सो आई थिंक जैसा आपने बताया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शुड पिवट ऑन म्यूचुअल फंड अंटिल अनलेस टाइम अगर आपके पास बहुत है तभी ट्रेडिंग और एफएनओ में जाओ, नहीं तो वो बहुत खतरनाक है। देखिए, एफ-एंड-ओ में भी कोई 1 आध परसेंट पैसा बनाता है, हाँ, 90% 90% खोते हैं। तो व्हाई टू प्ले अ गेम वेयर योर अपसाइड इज़ लिमिटेड, या एंड डाउनसाइड इज़ अनलिमिटेड, जहाँ पैसा ही खत्म हो जाता है। हुँ, आई वांट टू प्ले एन एसिमेट्रिक गेम जहाँ मेरा डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड अनलिमिटेड है, राइट सर। राइट? तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म स्टॉक में कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी आएगी तो 10-15% ही मेरे डाउन होंगे, बट लॉन्ग टर्म में तो अपसाइड हुँ, अनलिमिटेड है। तो आई वांट टू प्ले दैट गेम। और जब मुझे मालूम है कि आपके एफर्ट से, आपकी एक्सपर्टीज से मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं अगर 1% मेरा कॉस्ट लग रहा है, आई एम होपिंग कि आप 1% से ज़्यादा वैल्यू करके दोगे। राइट, नहीं तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। और वो लॉन्ग टर्म में हम देखें तो फंड मैनेजर्स हैं, तो उन्होंने किया है, राइट, राइट? तो सो म्यूचुअल फंड इज़ अ मोर स्टेबल व्हीकल, उसमें गार्ड रेल्स लगे हुए हैं,
फंड मैनेजर के पास सारा फ्रीडम नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू नो, यू हैव टू ऑपरेट विद इन द रूल्स, राइट? इसीलिए वो अनड्यू रिस्क नहीं ले सकते हैं। और आज जब लाखों करोड़ों लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं तो तो बायस भी नहीं रख बायस भी सकते। नहीं रख सकते हैं, तो दे हैव टू बी ऑन। एंड आज अब सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। आप अच्छा करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए करोगे, कुछ गलत ले लोगे तो पैसा चला जाएगा। सो देन नेक इज ऑन द लाइन, राइट। राइट? मीडिया और सब इतने ट्रांसपेरेंट हो गए पॉडकास्ट के थ्रू, कुछ भी छुपा नहीं है, सब पता चल जाता है। तो माई ओनली सजेशन इज कि ये जब आप गेम खेलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए खेलिए। आप शॉर्ट टर्म में मत जाइए कि शॉर्ट टर्म में किसने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत लोग लास्ट 6 मंथ्स में जो बेस्ट थे परफॉर्मिंग फंड थे, 1 साल में जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर थे, हम हमेशा वी आर चेजिंग परफॉर्मेंस। इनफैक्ट यू शुड बी डूइंग द रिवर्स। जो चीज़ काम नहीं की है 1 2 3 साल में, जो अनपॉपुलर है, अंडर वैल्यूड है, उसमें आप जाइए जहाँ दुनिया नहीं गई है, फिर वेट कीजिए, एक ना एक दिन वापस दुनिया आएगी सेक्टर या जो थीम है, और तब आप पैसा बनाओगे। आई फील कि यू शुड हैव दैट अनपॉपुलर एंड देन प्ले इट आउट। एंड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सैलरी सेक्टर में क्या होता है, हम वी रिलाई लॉट ऑन आवर friends and colleagues and opinions. See, what might be good for my colleague may not be good for me. उसकी रिस्क प्रोफाइल अलग है। आज जैसे मेरी रिस्क प्रोफाइल है, आप अपने व्यूअर्स को मेरा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी गॉस्पेल पे मत लीजिए, क्योंकि मेरी रिस्क प्रोफाइल बहुत अलग है। मैं अलग जोन में हूँ, मैं 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। तो मैं आज अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं 3 साल मैं बैठ सकता हूँ, शायद आप नहीं बैठ पाओ। आपकी जर्नी अलग है, आपकी रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो सेम चीज़ जब आप अपने कोलीग से डिस्कस करते हो, एक colleague might be very aggressive, another one might be very conservative. So the same thing cannot apply to both the person. Right. And that is why we say personal finance is very personal. और जब आप, मैं एक चीज़ और मानता हूँ, जब आप ये बोरो करते हो ना आइडियाज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग से, तो यू आर जस्ट बोरोइंग देयर आइडियाज़, बट यू मे नॉट बी एबल टू बोरो द कन्विक्शन। राइट? तो कहीं ना कहीं आप नर्वस हो जाओगे अगर वो नहीं चला तो आप खुद को होमवर्क करना चाहिए आपको। अगर आप में टाइम नहीं है, ये इतनी नॉलेज नहीं है, तो गो फॉर गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस। राइट सर। राइट? देन एटलीस्ट दैट पर्सन इज अकाउंटेबल। आप उनसे पूछ सकते हो। आप फ्रेंड्स और फैमिली से आप कितनी बार पूछोगे, है ना? नहीं पूछ पाओगे ना। राइट सर। और आप खुलकर बता भी नहीं सकते वहाँ पे। हाँ, क्योंकि पैसे को लेकर थोड़ा टैबू रहता है अभी। टैबू रहता है, आप नहीं बता सकते, आप सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हो। तो आप जब वो पूरी चीज़ शेयर नहीं करते हो ना, आपको बिग पिक्चर कभी नहीं समझ पे आ पाएगा। बट आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो तो यू ओपन एवरीथिंग कि मेरे Right. पास ये है, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरे ये गोल्स है, तो देन ही और शी विल मेक द राइट प्लान फॉर यू एंड देन गो एज पर द प्लान। Right. एंड फोकस्ड शुड ऑलवेज बी ऑन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग रादर देन रिटर्न्स फोकस्ड। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब क्या गेम में घुस रहे हैं, वी आर ऑल गेटिंग इनटू द गेम ऑफ दैट फोमो और दिस थिंग कि मेरे पास ये हॉट सेक्टर है कि नहीं, मेरे पास ये गोल्ड है कि नहीं। वी आर ऑल फोकसिंग टू मच ऑन रिटर्न्स एंड नॉट फोकसिंग कि ये पैसा हमारे लिए क्या चीज़ के लिए काम आएगा। मीन्स टू एंड क्या है मीन्स टू एंड क्या है, हमारे गोल्स क्या है लाइफ में, राइट सर। हमारी इनेट इच्छा क्या है, राइट? और उसमें भी कपल्स को साथ बैठना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में बैठ के डिस्कस करना चाहिए। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मोस्टली आई एम श्योर बहुत विमेन व्यूअर्स भी हैं। हाँ सर, 50% तो है ही हैं, वो कमा रहे हैं। तो अगर आप कमा रहे हो तो आप फिर पैसा मैनेज क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाई डू यू थिंक कि आई एम नॉट सूटेबल, आई एम नॉट, व्हाई हस्बैंड शुड टेक, व्हाई हस्बैंड शुड टेक? और आप दोनों डिस्कस कीजिए, दोनों के, जब आप दोनों साथ में बैठते हो ना, तो कुछ गोल्स इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। हो सकता है एक जन को ट्रैवल का शौक है, एक को नहीं है। हो सकता है एक को गाड़ी चाहिए, एक को नहीं चाहिए। वो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, वो भी मैप आउट होने चाहिए। और जॉइंट गोल्स क्या हैं, वो भी मैप आउट होने चाहिए। वो क्लियर डिस्कस करो, फिर उसके हिसाब से हम क्या प्रायोरिटी रखेंगे, क्या जर्नी रखेंगे। वो जब दोनों हस्बैंड वाइफ में क्लैरिटी होती है ना, तो शांति भी होती है फैमिली में, पीस भी होता है। नहीं तो एक सस्पिशन होता है, यू नो, वो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है। राइट सर। राइट? वो स्ट्रेस लेके आता है, नर्वस। तो डिस्कस दिस, बी ओपन अबाउट दिस थिंग। एक बजट बनाइए कि हम कितना खर्चा करेंगे, है ना, हम कितना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो जब आप करते हो ना, तो बहुत चीज़ें क्लैरिटी हो जाती है। सो वर्ल्ड में जो बिगेस्ट रीज़न फॉर डिवोर्सेस हैं, वो तो ऑफ कोर्स इनफिडिलिटी है वर्ल्ड वाइड। द सेकंड बिगेस्ट रीज़न फॉर डिवोर्सेस इज मनी। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। ज़्यादा बढ़ गया है, ये तुम्हारा पैसा है, ये मेरा पैसा है। तो फिर वो, उससे वो गेम नहीं चल सकता लॉन्ग टर्म में। राइट राइट? तो वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। विमेन शुड टेक इक्वल पार्टिसिपेशन एंड दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इज नॉट रॉकेट साइंस। इट इज़ वेरी बेसिक एंड कॉमन सेंसिकल थिंग। राइट। तो आप सिंपल गोल फोकस रखिए, सिंपल वो गोल्स को कैसे अचीव करने, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, वो प्लान के हिसाब से कैसा पोर्टफोलियो बनना चाहिए, पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके क्या फंड्स आएंगे, बस वही गेम है। इंडिविजुअल क्या हो, कंबाइंड क्या हो, उसका लेयर लगा। एग्जैक्टली।
हो सकता है हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड बहुत रिस्की है तो हम्म। कुछ पैसा हस्बैंड रिस्की वाले में लगा सकता है, वाइफ नहीं लगाएंगे, विच इज़ ओके। फाइनली आप दोनों को रात को नींद आनी चाहिए राइट सर। एंड ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमारी जर्नी इंटैक्ट है, हमारे गोल्स प्रोग्रेसिव हम देख पा रहे हैं, हमारा ट्रैकर ठीक जा रहा है। इट्स लाइक गूगल मैप्स, राइट। आप एक से दूसरी जगह जा रहे हो, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलिए कि भाई 20 मिनट लेट हो गए तो भी मेरे पास टाइम है, नहीं तो जैसे गाड़ी हम इस छूट जाएगी। पॉडकास्ट में ले रहे हैं कि कि 9 बजे आपकी फ्लाइट है, हम निकल जाएंगे यहाँ से 5:30 एग्जैक्टली, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो, तो आप पोर्टफोलियो में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलिए कि भाई मैं 10% रिटर्न एक्सपेक्टेशन करता हूँ। राइट सर। 12 आए तो ठीक है, 15 आए तो और भी ठीक है, राइट बट अगर आप 15% रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे और 13 भी आ गया ना तो आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। सर। तो वो कीजिए, गिव टाइम, रिव्यू इट एवरी 6 मंथ्स, है ना। साल में 2 दफ़ा 1-1 घंटा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकते हो, उसके साथ बैठिए, रिकॉग्नाइज योर ब्लाइंड स्पॉट्स, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, क्या गलतियां की हमने, राइट, उसको कैसे सुधारना है, उससे लर्न कीजिए एंड नेवर बी इन दैट फोमो माइंडसेट। गोल्ड चल गया मेरे पास नहीं था तो नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर मेरे पोर्टफोलियो एज लॉन्ग एज ठीक किया है, एंड ऑलवेज लुक एवरीथिंग एट द पोर्टफोलियो लेवल, नॉट एट इंडिविजुअल लेवल। राइट सर। हम लोग क्या होता है बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं। अगर मेरा गोल्ड ने लास्ट 1 साल से, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि अरे मैंने तो देखो कितना बना लिया, पर डाले कितने, तो 2 लाख डाले थे आप। कुछ अपसाइड उठना था। 2 करोड़ का पोर्टफोलियो में 2 लाख आपने गोल्ड डाले, क्या खुश हो रहे हो आप। 2 लाख का 4 लाख भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। राइट सर। एट द ओवरऑल होलिस्टिक पोर्टफोलियो लेवल, व्हाट इज द CAGR ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट, वो अगर आपका एक स्टेबल जोन में है 10 to 12% जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक यू आर इन ग्रेट शेप। क्योंकि पोर्टफोलियो में 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं, कोई एक कंपोनेंट 1 साल अच्छा करेगा, कोई कंपोनेंट नहीं करेगा अच्छा। लास्ट 1 साल में इक्विटी मार्केट ने फ्लैट माइनस रिटर्न दी है, हाँ। गोल्ड ने अच्छा दिया है, तो अगर गोल्ड आपका 10% था तो गोल्ड ने अच्छा कर दिया, सिल्वर था तो कर दिया, बट हर साल अलग कंपोनेंट्स काम करेंगे। मतलब बेसिकली टीम है जो परफॉर्म करती रहेगी, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, हर सब। मैच में कोई अलग इंसान ही सेंचुरी मारेगा, आपको मतलब होना चाहिए इंडिया जीतनी चाहिए बस। हाँ राइट सर। राइट, तो वो है। हम लोग प्रॉब्लम क्या होता है, मैन ऑफ द मैच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ कि कौन है वो हमारी टीम में था कि नहीं था। हाँ है ना। तो ड्रीम 11 पे भी आप टीम वैसी बनाते हो जो लास्ट में अच्छा खेला है तो चलो अब इसको इस टीम में ले लेते हैं, बट हाँ। वो ऐसा नहीं होता है। राइट सर। सर मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं हाँ जी। अभी GFF पे था, आप भी थे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में, तो देखा कि बहुत ज़्यादा AI की भी बात हो रही थी कि फिनटेक स्पेस में फ्रॉड डिटेक्शन को लेके, कस्टमर ऑन बोर्डिंग को लेके, मे बी सजेशंस देने को, जितना मैंने देखा प्लेयर से सब बताया था भाई हमने AI प्लेटफॉर्म बना दिया है, सब एनालाइज करके बताया। Correct. तो आपको लगता है AI का प्ले और बढ़ता जाएगा कि ह्यूमन टच और ह्यूमन एसेंस एसेंशियल हमेशा से रहा है फाइनेंस में, हमेशा से रहेगा? देखिए AI बढ़ेगा नो डाउट, राइट, बट इसका मतलब नहीं है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी। देखिए क्या होता है, गोइंग फॉरवर्ड आपकी मेरी वैल्यू सबसे ज़्यादा वहीं होगी डिसीजन मेकिंग में, राइट, नॉट कि आप कितने घंटे टाइम काम कर रहे हो, राइट, क्योंकि हम बहुत सारा जो काम करें तो AI हमारे लिए आराम से कर सकते हैं, तो हमारी बहुत टाइम बचा सकती है, लेकिन जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो नहीं AI अभी तक कर सकता, उतना लेवल तक नहीं पहुंचा है, हाँ। राइट। तो उसमें आपको, आप क्या वैल्यूएशन क्लाइंट को कर रहे हो थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर थिंकिंग, वो AI के लिए इतना इजी नहीं है। AI मेरे को टूल्स दे सकता है, मेरे लिए एनालिसिस कर सकता है, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, बट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सारी एनालिसिस के बाद में। तो वो वैल्यूएशन एडवाइजर अगर कर सकता है तो ही डजंट हैव टू वरी, बट उसके लिए प्रॉब्लम एक ही है, दैट एडवाइजर ऑलवेज हैव टू बी वन स्टेप up the अहेड। curve। तो मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं मुझे 20 साल हो गए, मैं सब जानता हूँ, मुझे तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, देन आई विल बिकम डायनासोर एंड मेरा डाउन टर्न स्टार्ट हो जाएगा। मुझे हर दिन ये सोचना चाहिए कि मैंने आज क्या नया सीखा, जिससे मैंने मेरी थिंकिंग को इम्प्रूव किया है, और मेरी थिंकिंग की वजह से मैं लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला पा रहा हूँ। राइट। तो मुझे लाइफ लॉन्ग मुझे भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, एंड आई हैव टू यूज AI एज माई टूल, ताकि मेरा काम ईजी होता रहे, जो भी मेरा नॉन कोर वर्क है वो ईजी हो जाए, जहाँ मेरी थिंकिंग, जहाँ मेरी डिसीजन मेकिंग है, वो इंग्रेडिएंट मेरा ही है। राइट सर। वो जो दाल में तड़का लगाने का जो एक छौंक लगाने का तरीका होता है, हाँ जिससे टेस्ट आता जिससे है। टेस्ट आता है, वो सारा चीज़ वो आप पे डिपेंड करेगा, राइट सर। राइट। आप कोई भी एग्जांपल लो, आप कहीं भी कुछ खाना जाते हो, चाय पीने जाते हो, 50 दुकान की 50 चाय अलग होती है, और आप 50 में से वो 2 के पास ही जाओगे, क्योंकि उसी का आपको टेस्ट समझ में आ पाता है, वो क्या मैजिक है उसके, तो वो टच हमेशा रहेगा, राइट सर। है ना। आप मशीन की चाय पियोगे ना तो आपको पता है कि ये मशीन की चाय है। हाँ AI है, पर AI के ऊपर बहुत- ह्यूमन भी आएगा। बहुत बार मेरे क्लाइंट्स ऑफिस में आते हैं, बोलते, मैं उनको बोलता हूँ चाय कॉफी, बोलता मशीन की नहीं है ना।
तो आप देख लीजिए। राइट सो यू हैव टू नो कि मशीन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सर। प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स, राइट सर। यू नो, मेक एआई एज योर सर्वेंट नॉट एज योर मास्टर। राइट सर। तो और लास्ट एंड फाइनल थिंग, अगर आप एआई में भी जाके फाइनेंशियल प्लान डालोगे ना, वो सब बना के दे देगा। लास्ट में एक लाइन लिखेगा, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल फाइनल प्लानर। सर एक बहुत ही अच्छा नोट है टू एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट। प्लेजर। आई होप आवर ऑडियंस फाइंड वैल्यू इन दिस। राइट सर। एंड अगर उसमें से वो एक दो चीजें भी सीख पाए और उसको अप्लाई कर पाए, then this conversation would have been worth doing it. नहीं सर, यू डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन, क्योंकि जितने मैसिवली आप ऑपरेट कर रहे हैं एट स्केल फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होता हूँ उसको देख के, क्योंकि आप दिन रात आप इसी एक डायरेक्शन में लगे कि इंडिया शुड बी फाइनेंशियली अवेयर, एंड आई थिंक दैट्स अ नोबल मिशन। क्योंकि अगर हम ऐसे, इंडिया इज व्हाट इंडियंस मिलके तो इंडिया बनाता है। अगर हम सब खुश नहीं रहेंगे, इन द सेंस हमारी लाइफ में अबंडेंस है, सबकी लाइफ में हमारे पास चॉइसेस हैं, हम आज वही काम करें जो हमें अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज वी आर वर्किंग बिकॉज मनी कमाना है। तो फिर अगर हम हैप्पी होंगे तो इंडिया अपना, सी वी आर ऑल समहाउ गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन की जीडीपी में नंबर 1 होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट हैप्पी, हैप्पीनेस इंडेक्स देखनी चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है, हम एक रैट रेस में हैं, हम भागे जा रहे हैं, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट? राइट सर। तो money should serve the purpose of a servant, and the idea is to make you happy wherever possible. राइट सर। Right? It cannot buy everything for you, but wherever it can buy, focus on that and then look for inner peace की आपको लाइफ में क्या चाहिए, what makes you happy, राइट सर। and वही करो सर आप। थैंक यू सर फॉर सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank Great. you.